अस्सलामु अलैकुम। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। आज हम करेंगे जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर का सेट नंबर 3 एंड इन दिस सेट ऑल्सो वी विल प्रैक्टिस 30 क्वेश्चंस। ऑल राइट, लेट्स बिगिन। सबसे पहला क्वेश्चन है अबाउट शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तीन स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला स्टेटमेंट, इट्स सेक्रेटेरिएट इज लोकेटेड एट शंघाई चाइना। ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, इंडिया एंड पाकिस्तान बिकेम मेंबर्स ऑफ एससीओ इन 2010। ये स्टेटमेंट भी गलत है। तीसरा, रिसेंटली वाराणसी वाज डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट एवर एससीओ टूरिस्ट एंड कल्चरल कैपिटल फॉर 2022-2023। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दैट मीन्स ऑप्शन सी 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। ऑल राइट, एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसका नाम था शंघाई 5। इसका नाम क्या था? शंघाई 5। ये बनी थी इन द ईयर 1996। इसके 5 मेंबर्स थे, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान। चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान। ठीक है, यही शंघाई 5 आगे जाके शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी इन द ईयर 2001। अभी के टाइम पे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 9 मेंबर्स हैं। कौन कौन? चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान एंड द लेटेस्ट मेंबर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज ईरान। एक और इंपॉर्टेंट चीज, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटेरिएट कहां पे लोकेटेड है? बीजिंग, चाइना। चाइना की कैपिटल बीजिंग में एससीओ के सेक्रेटेरिएट या हेडक्वार्टर है। ऑल राइट, इंडिया एंड पाकिस्तान became members of SCO in the year 2017. वाराणसी ये कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। एंड इट वाज डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट एवर एससीओ टूरिस्ट एंड कल्चरल कैपिटल फॉर द ईयर 2022-2023। ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, ठीक है, ये एक परमानेंट बॉडी है ऑफ एससीओ एंड दिस रैट्स ये कहां पे लोकेटेड है? उज्बेकिस्तान। ठीक है, जिसकी कैपिटल है ताशकेंत। रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, इट इज अ परमानेंट बॉडी ऑफ एससीओ एंड इट इज लोकेटेड इन उज्बेकिस्तान। As per India State of Forest Report 2021, what is the total area covered by moderately dense forests in Jammu and Kashmir? जम्मू एंड कश्मीर में मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट्स कितना एरिया कवर करते हैं एज पर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 8116 स्क्वायर किलोमीटर्स। वेरी डेंस फॉरेस्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर ऑक्यूपाई 4155 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ एरिया। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट्स अभी हमने देखा, they occupy 8116 square kilometers of area, and open forests they occupy 9115 square kilometers of area in Jammu and Kashmir. Total forest cover of Jammu and Kashmir is 21,386 square kilometers. All right, ये आपको याद रखना है, सारा डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया का टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है? 21.71%। इंडिया का टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है? 21.71%। ट्री कवर कितना है? 2.91%। ट्री कवर कितना है? 2.91%। एंड मध्य प्रदेश इज द स्टेट विच हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। ठीक है, द स्टेट विच हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर इज मध्य प्रदेश। एंड मिजोरम हैज द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ जोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। यानी कि अगर एग्जामिनर पूछे लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर तो मध्य प्रदेश आंसर आएगा, बट अगर एग्जामिनर पूछे लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ जोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर तो आंसर क्या आएगा? मिजोरम। ऑल राइट, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिया का फॉरेस्ट कवर अभी हमने देखा 21.71%। इज दिस फॉरेस्ट कवर सफिशिएंट फॉर इंडिया?
द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि फॉर एनी कंट्री टू मेंटेन हर इकोलॉजिकल बैलेंस, किसी भी कंट्री को अपना इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए 33.33% फॉरेस्ट कवर चाहिए। ठीक है, इंडिया का कितना है? 21.71%। ठीक है, ए लॉट नीड्स टू बी डन। ठीक है, यहां तक पहुंचने के लिए बहुत काम अभी इंडिया को करना पड़ेगा। आई होप ये सब आपको समझ आ गया होगा। एक ऐसी इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स जहां पे एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट मिलता है एंड दूसरे ऑर्गेनिज्म को ना ही बेनिफिट मिलता है ना ही उसको नुकसान होता है, ऐसी बायोटिक इंटरेक्शन का नाम आपको बताना है। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, कमेंसलिज्म। ठीक है, कमेंसलिज्म। यहां पे आइए आप, ये है फ्रॉग। ठीक है, ये फ्रॉग इस प्लांट को एज प्रोटेक्शन यूज करती है। दिस फ्रॉग यूजेस दिस प्लांट एज प्रोटेक्शन, लेकिन इस प्लांट को इस फ्रॉग से न फायदा है न नुकसान है। ठीक है, सच अ बायोटिक इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज कमेंसलिज्म। ठीक है, दूसरी एग्जाम्पल देखिए, ये है कैटल एंड ये है कैटल अर्गेट। इट इज अ टाइप ऑफ बर्ड। ठीक है, जब ये कैटल घास खाती है, ठीक है, फिर ये घास खाते खाते आगे जाती है। ठीक है, पीछे पीछे इंसेक्ट्स बाहर आने लगते हैं। ठीक है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स बाहर आने लगते हैं एंड दीज बर्ड्स फीड ऑन दोज इंसेक्ट्स। दीज बर्ड्स फीड ऑन दोज इंसेक्ट्स, यानी कि कैटल को इन बर्ड्स से ना फायदा है ना नुकसान है, लेकिन इन बर्ड्स को कैटल से फायदा है। ठीक है, ऐसी बायोटिक इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स, इसी को हम बोलते हैं क्या? कमेंसलिज्म। क्या बोलते हैं? कमेंसलिज्म। ऑलराइट, एक और एग्जांपल है यहां पे, ये है टाइगर एंड ये है जैकल। ठीक है, जब इस जैकल को अपना पैक एक्सपेल कर देता है, ठीक है, इसको अकेला छोड़ देता है, उसके बाद ये क्या करता है? दिस जैकल फॉलोज टाइगर। ठीक है, टाइगर जब हंट करता है ना, जो इसका प्रे होता है, जब ये उसको खा लेता है, जितना टाइगर को खाना होगा, उसके बाद जो भी उस प्रे के रिमेन्स होंगे, दिस जैकल फीड्स ऑन दोज रिमेन्स। ठीक है, यानी कि टाइगर को जैकल से ना फायदा है ना नुकसान है, लेकिन जैकल को टाइगर से फायदा है। सच एन इंटरेक्शन, सच अ बायोटिक इंटरेक्शन, उसको बोलते हैं कमेंसलिज्म। ठीक है, आई होप इन 3 एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ गया होगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज कमेंसलिज्म। मोटा मोटा देर आर 6 टाइप्स ऑफ बायोटिक इंटरेक्शंस। ठीक है, एक है न्यूट्रलिज्म, एक है अमेंसलिज्म, एक है कमेंसलिज्म, एक है म्यूचुअलिज्म, एक है पैरासाइटिज्म एंड एक है कंपटीशन। न्यूट्रलिज्म, अमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, पैरासाइटिज्म एंड कंपटीशन। ठीक है, अब एग्जाम के लिए हम इनको कैसे याद करेंगे? ऐसे याद करेंगे। इनके लिए एक ट्रिक होती है, मे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगी, जिसको नहीं पता होगी वो भी आज सीख जाएगा। ट्रिक क्या है? जब जहां मैं लिखूंगा 0, इसका मतलब है ना इस ऑर्गेनिज्म को फायदा है ना ही नुकसान है। जब मैं लिखूंगा नेगेटिव, इसका मतलब है इस ऑर्गेनिज्म को हार्म पहुंचता है। ठीक है, जहां पे मैं लिखूंगा पॉजिटिव, इसका मतलब है ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, 0 मतलब ना बेनिफिट ना हार्म, नेगेटिव मतलब हार्म एंड पॉजिटिव मतलब बेनिफिट। ऑलराइट, अब मैं यहां पे ट्रिक बनाऊंगा। कैसे? न्यूट्रलिज्म, अमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म, ठीक है, म्यूचुअलिज्म, पैरासाइटिज्म एंड कंपटीशन। इसके बाद एक लाइन यहां पे, एक लाइन यहां पे। न्यूट्रलिज्म 0-0, यानी कि न्यूट्रलिज्म इज अ टाइप ऑफ बायोटिक इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स जहां पे ना किसी को फायदा होता है ना किसी को नुकसान होता है। अमेंसलिज्म में नेगेटिव एंड 0, मतलब अमेंसलिज्म इज अ टाइप ऑफ बायोटिक इंटरेक्शन जहां पे एक ऑर्गेनिज्म को नुकसान होता है एंड दूसरे ऑर्गेनिज्म को ना फायदा ना नुकसान। ठीक है, आई होप आप ये समझ रहे हो ट्रिक हम कैसे बना रहे हैं। कमेंसलिज्म पॉजिटिव 0, म्यूचुअलिज्म पॉजिटिव पॉजिटिव, पैरासाइटिज्म पॉजिटिव नेगेटिव एंड कंपटीशन नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, न्यूट्रलिज्म 0-0 मतलब न किसी को नुकसान ना किसी को फायदा। अमेंसलिज्म एक को नुकसान, दूसरे को ना नुकसान ना फायदा। कमेंसलिज्म एक को बेनिफिट, ठीक है, दूसरे को ना बेनिफिट ना हार्म। म्यूचुअलिज्म
दोनों को बेनिफिट, ठीक है। पैरासाइटिज्म टाइप ऑफ इंटरेक्शन जहां पे एक ऑर्गेनिज्म को फायदा एंड दूसरे को नुकसान। कंपटीशन जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स को नुकसान, ठीक है। न्यूट्रलिज्म 0 0, अमेंसलिज्म -0, कमेंसलिज्म +0, म्यूचुअलिज्म ++, पैरासाइटिज्म +- कंपटीशन -। आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी ये ट्रिक। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया एंड आने वाले हर साल में अब इस डेट को कौन सा डे मनाया जाएगा? इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सा डे इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया के तौर पे सेलिब्रेट किया जाएगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 15 मार्च, ठीक है। 10 अगस्त को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। 5 दिसंबर वर्ल्ड सॉइल डे, वर्ल्ड सॉइल डे। 10 फरवरी नेशनल डीवर्मिंग डे, नेशनल डीवर्मिंग डे, ठीक है। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी, वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च, अर्थ डे 22 अप्रैल, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई, ठीक है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट डेज आपको याद करने हैं, जैसे कि वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी, ठीक है। वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर। ये सारे इंपॉर्टेंट डेज आपको याद होने चाहिए। ऑल राइट, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि है 2022, इस ईयर को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया है, क्या किया है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिजनल फिशरीज, इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिजनल फिशरीज, आर्टिजनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, एंड एक्वाकल्चर, ठीक है। 2022 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया है, क्या किया है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिजनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। 2023 को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया है, क्या किया है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। किसके कहने पे? इंडिया के कहने पे। ऑल राइट, मिलेट्स कौन कौन से होते हैं? काफी सारे होते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं। एक है जवर, एक है रागी, एक है बाजरा। जवर, रागी एंड बाजरा, ठीक है। दीज आर सम इंपॉर्टेंट मिलेट्स। बाजरा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बाजरा को बोलते हैं पर्ल मिलेट। क्या बोलते हैं? बाजरा को बोलते हैं पर्ल मिलेट, पर्ल मिलेट। रागी को क्या बोलते हैं? रागी को बोलते हैं फिंगर मिलेट। क्या बोलते हैं? फिंगर मिलेट। और जावर को क्या बोलते हैं? जावर को बोलते हैं सोरघम। जावर को क्या बोलते हैं? सोरघम, ठीक है। ये आपको याद रखना है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। एक एक करके इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। नील दर्पण इज अ बुक रिटन बाय दीन बंधु मित्रा ऑन चंपारण सत्याग्रह। B.R. Ambedkar and Tej Bahadur Sapru participated in all the 3 round table conferences. K. Kelappan is known by the name of Kerala Gandhi, and Jawaharlal Nehru is associated with Nehru Report of 1928. आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नील दर्पण इज अ बुक रिटन बाय दीन बंधु मित्रा ऑन चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह जब राजकुमार शुक्ला किसको बुलाने आए थे? महात्मा गांधी को। क्यों बुलाने आए थे? क्योंकि चंपारण बिहार में जो ब्रिटिशर्स हैं वो फोर्सफुली क्या कर रहे थे? इंडिगो फार्मर्स से कल्टीवेट करवा रहे थे, ठीक है। उसको बोलते थे 3 काठिया सिस्टम, ठीक है। 3/20 पार्ट ऑफ लैंड पे वो उनको जबरदस्ती फोर्सफुली इंडिगो कल्टीवेट करवा रहे थे, ठीक है। उसके बाद राजकुमार शुक्ला ने बुलाया महात्मा गांधी को एंड महात्मा गांधी वेंट टू चंपारण एंड वहां पे उन्होंने सत्याग्रह किया, ठीक है। इसके खिलाफ लड़ा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसी पे ये बुक है एंड इट हैज बीन रिटन बाय नील दर्पण बुक हैज बीन रिटन बाय दीन बंधु मित्रा। B.R. Ambedkar एंड तेज बहादुर सप्रू
ये ऐसे दो ही इंडियंस हैं जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। ये स्टेटमेंट सही है, पहली स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड, के केलप्पन इज नोन बाय द नेम ऑफ केरला गांधी, ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। इसका मतलब है हमारा आंसर क्या है, लास्ट स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, दैट मीन्स ऑटोमेटिकली ये स्टेटमेंट गलत है एंड यही हमारा आंसर है। जो नेहरू रिपोर्ट है, ठीक है, इसको ड्राफ्ट, इसको तैयार किसने किया था, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के फादर साहब ने। मोतीलाल नेहरू इज द फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू एंड ही इज एसोसिएटेड विद नेहरू रिपोर्ट। इन्होंने नेहरू रिपोर्ट को तैयार किया था इन द ईयर 1928। ऑल राइट, एक और इंपॉर्टेंट चीज, जवाहरलाल नेहरू ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया, यानी कि पहले प्राइम मिनिस्टर इंडिपेंडेंट इंडिया या फ्री इंडिया के कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है। एक दो इंपॉर्टेंट बुक्स मुझे भी याद है, सारी याद नहीं है, बट एक दो याद है। एक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये स्कूल में पढ़ते थे हम, वहाँ पे जब हमारे पास जनरल नॉलेज थी क्लास 8 में 7th में, तब ये पढ़ते थे। जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी बुक लिखी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। एक और इंपॉर्टेंट बुक इन्होंने लिखी है, उस बुक का नाम है ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। ऑल राइट, ये दोनों बुक्स आपको याद रखनी है। और जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला था, इन्होंने एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी थी, वो स्टेटमेंट क्या है, इन्होंने बोला था डैम्स आर दी टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी कि इन्होंने बोला था कि हमें डैम्स को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है, बिकॉज इनसे एक तो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी से फिर सारी इंडस्ट्रीज वगैरह उसी से चलती है, ठीक है। इन्होंने डैम्स को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना था और इंपॉर्टेंस दी भी थी, इसीलिए इन्होंने बोला था डैम्स आर दी टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। ऑल राइट, एंड लाहौर सेशन हुआ था 1929 में, एंड इसी लाहौर सेशन में ही रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज वाज पास्ड, रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज पास्ड। एंड लाहौर सेशन के टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। ऑल राइट, अच्छा, बी आर अंबेडकर, ठीक है, इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बुक लिखी है, उस बुक का नाम है, ये असल में बुक नहीं थी, ये इनके जो पीएचडी के थीसिस थे ना, जब वो सबमिट हो गए, जब इनका पीएचडी कंप्लीट हुआ, उसके बाद जो इनके थीसिस थे, डॉक्टरेट के थीसिस थे, उनको ही इन्होंने पब्लिश किया, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ए बुक। एंड उस बुक का नाम क्या था, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट इज ओरिजिन एंड इट इज सोल्यूशन, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट इज ओरिजिन एंड इट इज सोल्यूशन। ऑल राइट, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी हमने देखा चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह हुआ था इन द ईयर 1917, ठीक है, ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, कहां पे, इंडिया में। उसके बाद हुआ अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये हुआ फरवरी 1918। इसके बाद हुआ खेड़ा सत्याग्रह, इसके बाद हुआ खेड़ा सत्याग्रह, ये हुआ मार्च 1918, ठीक है। दैट मीन्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, पहले हुआ चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक एंड उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। अब इनको याद कैसे करें, एक ट्रिक है, आप ऐसे इसको याद करो, केक, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक एंड खेड़ा सत्याग्रह। चंपारण 1917, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक फरवरी 1918 एंड खेड़ा सत्याग्रह मार्च 1918। ऑल राइट, महात्मा गांधी के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स भी आपको याद होने चाहिए, एक है यंग इंडिया, एक है इंडियन ओपिनियन, एक है नवजीवन एंड एक है हरिजन। यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन एंड हरिजन, दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स पब्लिश्ड बाय एम.के. गांधी। ऑल राइट, हरिजन से मुझे याद आया, जो बी आर अंबेडकर है ना, ही यूज्ड टू कॉल डिप्रेस्ड क्लासेस एज दलित्स, ठीक है, भीमराव अंबेडकर डिप्रेस्ड क्लासेस को क्या बोलते थे, दलित्स, लेकिन एम.के. गांधी यूज्ड टू कॉल डिप्रेस्ड क्लासेस एज हरिजन, ठीक है, वो उनको क्या बुलाते थे, हरिजन, ठीक है, किनको, डिप्रेस्ड क्लासेस को। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज, एम.के. गांधी एंड लॉर्ड इरविन, ठीक है, दे साइंड अ पैक्ट इन 1931,
ठीक है, जिसका नाम था गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट वॉज साइंड इन द ईयर 1931 एंड इस गांधी इरविन पैक्ट का दूसरा नाम क्या था? दिल्ली पैक्ट। इसका क्या नाम था? दिल्ली पैक्ट। आफ्टर साइनिंग दिस पैक्ट एम के गांधी पार्टिसिपेटेड इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, आफ्टर साइनिंग गांधी इरविन पैक्ट महात्मा गांधी पार्टिसिपेटेड इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, और जो विमेन सेक्शन है ना, विमेन सेक्शन यानी कि या इंडियन विमेन, उनको सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किसने रिप्रेजेंट किया था? सरोजिनी नायडू। किसने रिप्रेजेंट किया था? सरोजिनी नायडू रिप्रेजेंटेड इंडियन विमेन एट द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। ऑल राइट, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। मारियोपोल सिटी इज लोकेटेड ऑन द कोस्ट ऑफ विच सी? मारियोपोल सिटी एक न्यूज में काफी रही थी, आपको बताना है कि ये किस सी के कोस्ट पे लोकेटेड है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, सी ऑफ अजो। सी ऑफ अजो। यहां पे आइए मैप पे, ये है यूक्रेन एंड ये है रशिया। ठीक है, यहां पे आप देखिए ये है मारियोपोल। ठीक है, जिस सी के कोस्ट पे लोकेटेड है, इस सी का नाम है सी ऑफ अजोव। सी ऑफ अजोव। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पे आइए मैप पे, ये है सी ऑफ अजोव एंड ये है ब्लैक सी। इन दो वाटर बॉडीज को एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर आपस में कनेक्ट करती है एंड इस नैरो पैसेज ऑफ वाटर का क्या नाम है? कर्ट स्ट्रेट। क्या नाम है? कर्ट स्ट्रेट। ऑल राइट, ये है ब्लैक सी एंड ये है सी ऑफ मार्मरा। ये है ब्लैक सी एंड ये है सी ऑफ मार्मरा। इन दो वाटर बॉडीज को एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर आपस में कनेक्ट करती है। अगर आपको यहां नहीं दिख रहा, यहां देखिए राइट साइड पे, ये है ऊपर ब्लैक सी एंड ये है सी ऑफ मार्मरा। इन दो वाटर बॉडीज को एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्ट करती है। ठीक है, एंड उस नैरो पैसेज ऑफ वाटर का क्या नाम है? बॉस्फोरस स्ट्रेट। क्या नाम है उसका? बॉस्फोरस स्ट्रेट। ठीक है, इस स्ट्रेट का दूसरा नाम है इस्तांबुल स्ट्रेट। क्या नाम है? बॉस्फोरस स्ट्रेट या इस्तांबुल स्ट्रेट। इसका इस्तांबुल स्ट्रेट नाम क्यों पड़ गया? क्योंकि जो इस्तांबुल है ना, ये एक इंपॉर्टेंट सिटी है टर्की की एंड इट इज सिचुएटेड, ठीक है, ऑन द कोस्ट ऑफ या ऑन द बैंक्स ऑफ बॉस्फोरस स्ट्रेट। ठीक है, यही बॉस्फोरस स्ट्रेट टर्की को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, जो ये वाला पार्ट है ये यूरोप के साथ है एंड जो ये वाला पार्ट है ये एशिया के साथ है। ठीक है, और पुराने जमाने में टर्की वॉज नोन एज द सिक मैन ऑफ यूरोप। पुराने जमाने में टर्की वॉज नोन एज द सिक मैन ऑफ यूरोप। एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये है सी ऑफ मार्मरा एंड ये है एजियन सी। ये है सी ऑफ मार्मरा एंड ये है एजियन सी। ठीक है, इन दो वाटर बॉडीज को एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर आपस में जोड़ती है एंड उस नैरो पैसेज ऑफ वाटर का क्या नाम है? डार्डेनली स्ट्रेट। डार्डेनली स्ट्रेट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर आपको यहां नहीं दिख रहा है तो राइट साइड पे देखिए, ये एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर है, ये सी ऑफ मार्मरा एंड एजियन सी को आपस में कनेक्ट करती है। एक बार फिर से, सी ऑफ अजो एंड ब्लैक सी, इनको कौन सी स्ट्रेट कनेक्ट करती है? कर्ट स्ट्रेट। ठीक है, ब्लैक सी एंड सी ऑफ मार्मरा, इनको कौन सी स्ट्रेट कनेक्ट करती है? स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस। एंड सी ऑफ मार्मरा एंड एजियन सी, इन दो वाटर बॉडीज को कौन सी स्ट्रेट कनेक्ट करती है? डार्डेनली स्ट्रेट। ऑल राइट, एंड मारियोपोल इज लोकेटेड ऑन द कोस्ट ऑफ सी ऑफ अजोव। ऑल राइट, इंडिया असिस्टेड 720 मेगावाट मांग ढिचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, रिसेंटली हैंड ओवर किया गया ड्रक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन को। ठीक है, आपको बताना है ये 720 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जिसका नाम है मांग ढिचू, ये किस कंट्री में लोकेटेड है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, भूटान इज द करेक्ट आंसर। ऑल राइट, एक और इंपॉर्टेंट चीज, एक तो ये है मांग ढेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जिसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 720 मेगावाट्स, ये इंडिया की असिस्टेंस से भूटान में बना। एक और
पावर प्रोजेक्ट जो इंडिया की हेल्प से बन रहा है, कहाँ पे? भूटान में। उसका नाम है खोलोंगचू। उसका क्या नाम है? उसका नाम है खोलोंगचू। एक है मांग डेचू एंड एक है खोलोंगचू। मांग डेचू की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 720 मेगावाट्स एंड खोलोंगचू की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 600 मेगावाट्स। एंड खोलोंगचू को कौन बना रहा है? सतलुज जल विद्युत निगम, ये इंडिया की कंपनी है, एंड यही ड्रक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन, यही दो कंपनीज, ठीक है, मिलके बना रही हैं। किसको? खोलोंगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को। कहाँ पे? भूटान में, ठीक है। और जो ये मांग डेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, इसका डिजाइन एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी किसने दिया? जो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन है ना, एनएचपीसी जिसको बोलते हैं, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, जो बनी थी 1975 में, एंड जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पे? फरीदाबाद, हरियाणा में, ठीक है। डिजाइन एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी का काम किसको दिया गया था? मांगडेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का एनएचपीसी को। ऑलराइट, ये एक इंडिया बेस्ड कंपनी है, इंडिया की कंपनी है, पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। एक और इंपॉर्टेंट डैम जो इस साल नहीं लेकिन पिछले साल काफी न्यूज में रहा था, उसका नाम है सलमा डैम। उसका नाम है सलमा डैम, ठीक है। ये कहां पे है? ये है अफगानिस्तान में। कहां पे? अफगानिस्तान में। ये भी इंडिया की असिस्टेंस से वहां पे बना है। एंड यहां पे एक पावर प्रोजेक्ट भी है एंड उसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 42 मेगावाट्स, ठीक है। सलमा डैम कहां पे है? अफगानिस्तान में, इंडिया की हेल्प से बना है एंड इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है? 42 मेगावाट्स। ऑलराइट। Who among the following has been named as the Chief Military Observer for the United Nations Military Observer Group in India and Pakistan? हेड मतलब चीफ मिलिट्री ऑब्जर्वर या हेड बताने हैं किसके? यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, गुलेर्मो पाब्लो रायस। गुलेर्मो पाब्लो रायस, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। ये बना था इन द ईयर, ठीक है, 1949, जनवरी 1949 में यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान बना, ठीक है। एंड इसके 6 फील्ड स्टेशन कहां पे हैं? पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर, ठीक है। एंड 4 फील्ड स्टेशन कहां पे हैं? 4 फील्ड स्टेशन हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, इसका काम क्या है? इसका काम है सीज फायर, जो सीज फायर वायलेशंस है ना इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, वो रिपोर्ट करनी है। किसको? एक तो इन दो पार्टीज को कि किसने सीज फायर वायलेशन किया, और दूसरा सिक्योरिटी काउंसिल को, ठीक है। दूसरा किसको? सिक्योरिटी काउंसिल को। ऑलराइट, ये इसका काम है। यहां पे आइए आप। जो श्रीनगर में रहते हैं दे ऑलरेडी नो, लेकिन जो बाकी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, जब हम श्रीनगर जाते हैं, जैसे ही सोनवार में एंटर करते हैं, राइट साइड पे आपको ये ऑफिस दिखेगा, यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। इसका ऑफिस एक श्रीनगर में भी है। ऑलराइट, यहां पे वापस आइए। रुचिरा कंबोज, ये कौन है? रुचिरा कंबोज इज इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशंस। इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशंस। पहले थे टी.एस. तिरुमूर्ति, लेकिन अब है रुचिरा कंबोज। ऑलराइट, ये आपको याद रखना है। ये नील स्टीफेंसन कौन है? हु इज दिस नील स्टीफेंसन? ये है, ही कॉइन द टर्म मेटावर्स, जो आजकल काफी न्यूज में रहता है ना, मेटावर्स। इसरो ने स्पार्क बनाया मेटावर्स में, वेस्ट बंगाल ने कुछ और मेटावर्स में लॉन्च कर दिया। ये मेटावर्स टर्म कॉइन किसने की? नील स्टीफेंसन ने। नील स्टीफेंसन ने। एंड वॉल्कर टर्क, ही इज यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, ठीक है। ये भी रीसेंट अपॉइंटमेंट है। लेफ्ट साइड में 2 एयरपोर्ट हैं एंड 2 सी पोर्ट हैं। राइट साइड में 4 स्टेट्स हैं, हमें इनको मैच करना है। ऑलराइट, चलिए करते हैं। जयपुर एयरपोर्ट वॉज इन न्यूज एंड ये कहां पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है उड़ीसा में, ठीक है। जयपुर एयरपोर्ट वॉज इन न्यूज एंड इट इज लोकेटेड इन उड़ीसा। उड़ीसा में एक और एयरपोर्ट है जो काफी न्यूज में रहा था, उसका नाम है वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट। वीर
सुरेंद्र साई एयरपोर्ट। ठीक है। पहले इसका नाम था झारसुगुड़ा एयरपोर्ट, बाद में इसका नाम बदल के कर दिया गया वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट। ऑलराइट, दोनों एयरपोर्ट कहां पे है? जयपुर एयरपोर्ट उड़ीसा एंड वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट उड़ीसा। ठीक है। विजिंझाम पोर्ट, विजिंझाम पोर्ट कहां पे? केरला में। ठीक है। ताजपुर सी पोर्ट ये कहां पे है? वेस्ट बंगाल में। ठीक है। एंड धोलेरा एयरपोर्ट ये कहां पे है? गुजरात में। एक बार फिर से, जयपुर एयरपोर्ट उड़ीसा, विजिंझाम सी पोर्ट केरला, ताजपुर सी पोर्ट वेस्ट बंगाल एंड धोलेरा एयरपोर्ट गुजरात। ठीक है। विजिंझाम एंड ताजपुर, इन दोनों को कौन कंस्ट्रक्ट कर रहा है? अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है। हु एल्स बट अडानी। विजिंझाम पोर्ट बन रहा है केरला में और बना रही है अडानी की एक कंपनी जिसका नाम है अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ताजपुर पोर्ट कहां पे बन रहा है? वेस्ट बंगाल में, एंड इसको भी कौन सी कंपनी बना रही है? अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये इस कंपनी का नाम है। धोलेरा एयरपोर्ट एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। ग्रीनफील्ड का मतलब एक प्रोजेक्ट के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, एक होता है ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट का मतलब है बिल्कुल स्क्रैच से किसी प्रोजेक्ट को बनाया जाए, एंड ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट का मतलब वहां पे ऑलरेडी कोई एस्टैब्लिश स्ट्रक्चर होगा, उसको डिमोलिश करके डिस्ट्रॉय करके वहां पे कोई और प्रोजेक्ट या किसी और प्रोजेक्ट को वहां पे बनाया। ठीक है। ग्रीनफील्ड मतलब टोटली न्यू, ब्राउनफील्ड मतलब वहां पे ऑलरेडी कुछ बना था स्ट्रक्चर, उसको डिमोलिश किया गया, डिस्ट्रॉय किया गया, उसके बाद वहां पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की गई और नया स्ट्रक्चर बनाया गया। धोलेरा इज अ ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। ठीक है। एक और एयरपोर्ट काफी न्यूज में रहा था, उसका नाम है होलोंगी एयरपोर्ट। होलोंगी एयरपोर्ट ये कहां पे? ये है अरुणाचल प्रदेश में, एंड रिसेंटली इसका नाम बदल के कर दिया गया डोनी पोलो एयरपोर्ट। क्या नाम कर दिया गया? डोनी पोलो एयरपोर्ट। ठीक है। होलोंगी एयरपोर्ट ये भी एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट भी न्यूज में था। चंडीगढ़ एयरपोर्ट क्यों न्यूज में था? क्योंकि इसका नाम बदल के कर दिया गया शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है। आई होप ये सारी चीजें आपको याद रह गई होंगी। Jhelum Tavi flood recovery project is a $250 million project funded by which of the following international institutions या organizations? 2014 में इस प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया गया था, झेलम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट। झेलम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट, इट इज अ $250 मिलियन फंडेड प्रोजेक्ट। आपको बताना है कि कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने इसको फंड किया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, वर्ल्ड बैंक। ऑलराइट, और इन बाकी सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने ऑलरेडी पहले वाले सेट्स में पढ़ा है। ठीक है। जो झेलम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसके सीईओ हैं सैयद आबिद रशीद शाह। सैयद आबिद रशीद शाह। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑलराइट, पहला स्टेटमेंट, इंडिया में 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं और 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होने के साथ इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ठीक है, 40 तो है लेकिन हाईएस्ट नहीं है, यानी कि पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, 3 more places in India have been included in the tentative list of UNESCO World Heritage Site recently, taking the total number to 52. ये स्टेटमेंट सही है। तीसरा, श्रीनगर was recognized as the by UNESCO as a creative city, making it the 6th Indian city to get the distinction after Mumbai, Chennai, Hyderabad, Varanasi and Jaipur. ये स्टेटमेंट भी सही है। That means option D, 2 and 3 only is the correct answer. ठीक है। इंडिया में 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, ये आपको भी पता होगा। उसमें से 32 हैं कल्चरल, 7 हैं नेचुरल एंड 1 है मिक्स्ड। ठीक है, इंडिया हैज 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, 32 कल्चरल, 7 नेचुरल एंड 1 मिक्स्ड। मिक्स्ड कौन सी है? कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा नेशनल पार्क। लेकिन इंडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इटली हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ठीक है, अभी के टाइम पे
56 हैं, ठीक है। इटली हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो फिर इंडिया का नंबर क्या है? इंडिया का नंबर है 6th। इंडिया हैज द 6th हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन द वर्ल्ड। दूसरा स्टेटमेंट, एक होता है टेंटेटिव लिस्ट। टेंटेटिव लिस्ट मतलब एक कंट्री चाहती है कि इस साइट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिले, ठीक है। उसके लिए वो रेकमेंड करती है साइट्स, किसको? यूनेस्को को, ठीक है। इंडिया की अभी कितनी साइट्स हैं टेंटेटिव लिस्ट पे? 52, जिनको इंडिया चाहती है कि इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिले, ठीक है। अभी मिला नहीं है, इसी को बोलते हैं टेंटेटिव लिस्ट। ये रिकमेंडेशंस होती है किसी कंट्री की टू यूनेस्को, सो दैट कि इनको क्या मिले? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग, ठीक है। ये सही है। 2021 में श्रीनगर को रिकॉग्नाइज किया गया बाय यूनेस्को एज सिटी ऑफ क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स। सिटी ऑफ क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स, ठीक है, ये आपको याद रखना है। मुंबई को क्या डिक्लेयर किया गया यूनेस्को की तरफ से? सिटी ऑफ फिल्म्स, सिटी ऑफ फिल्म्स, ठीक है। श्रीनगर एंड जयपुर, इन दोनों को सिटी ऑफ क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स। मुंबई को सिटी ऑफ फिल्म्स, श्रीनगर एंड जयपुर को सिटी ऑफ क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स, ठीक है। वाराणसी एंड चेन्नई को सिटीज ऑफ म्यूजिक। ये दोनों सिटीज ऑफ म्यूजिक, ठीक है, इनकी स्पेशल कैटेगरी है। एंड हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी, हैदराबाद को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। एक और इंपॉर्टेंट चीज, यूनेस्को बना था 1945 में एंड इसके हेडक्वार्टर कहां पे है? पेरिस, फ्रांस में, ठीक है, पेरिस, फ्रांस में। एंड इसके हेड कौन है? ऑद्रे अजूले, ऑद्रे अजूले। एक और इंपॉर्टेंट लिस्ट जो यूनेस्को डिक्लेयर करती है उसका नाम है यूनेस्कोज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। यूनेस्कोज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। एंड इस लिस्ट में इंडिया की तरफ से 14 चीजें हैं, ठीक है, ठीक है, जिनको ऑलरेडी ये टैग मिला हुआ है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। इस पे इंडिया की 14 चीजें हैं, ठीक है, जिसमें हाल ही में दुर्गा पूजा ऐड हुई थी, दुर्गा पूजा ऑफ वेस्ट बंगाल। ऑलराइट, विच अमंग द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज लोकेटेड इन दाबजन फॉरेस्ट्स? दाबजन फॉरेस्ट्स में कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, हिरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहां पे लोकेटेड है? डिस्ट्रिक्ट शोपियां, डिस्ट्रिक्ट शोपियां। राजपरियन या डाक्सू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग। लच्छीपोरा एंड लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बोथ आर लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट बारामूला। ऑलराइट, रिसेंटली जापान ने क्या किया? जापान ने इंडियन जीआई टैग के लिए एक एप्लीकेशन फाइल की, ठीक है, किस प्रोडक्ट के लिए? इनकी एक वहां पे एक अल्कोहलिक ड्रिंक है, शराब है, जिसका नाम है निहोनशू। आपको बताना है कि ये जो निहोनशू है, ये जो अल्कोहलिक ड्रिंक है या वाइन है, ये किससे बनती है? जापान अप्लाइड फॉर इंडियन जीआई टैग फॉर इट्स वाइन निहोनशू, इट इज मेड फ्रॉम। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, राइस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ये राइस से बनती है। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, हिमाचल प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है कांगड़ा, जिसका नाम है कांगड़ा। एंड कांगड़ा की चाय, कांगड़ा टी, ठीक है, इसको क्या मिला? कांगड़ा टी को मिला यूरोपियन यूनियन का जीआई टैग, यूरोपियन यूनियन का जीआई टैग, ठीक है। इंडियन जीआई टैग इसको ऑलरेडी मिल चुका था, अब इसको क्या मिला? यूरोपियन यूनियन का जीआई टैग। ऑलराइट, हिमाचल प्रदेश की ही एक अल्कोहलिक ड्रिंक है, हिमाचल प्रदेश की एक अल्कोहलिक ड्रिंक, उसका नाम है लुगड़ी। उसका नाम क्या है? लुगड़ी। ये जवानी है दीवानी जिसने मूवी देखी होगी, रणबीर कपूर, उस मूवी में एक बार यही पीता है, क्या? लुगड़ी। एंड ये एक अल्कोहलिक ड्रिंक है, अल्कोहलिक बेवरेज है, ये भी राइस से बनती है, ठीक है, राइस से और बार्ले से, लेकिन ज्यादातर ये सड़े हुए चावल से बनती है। इसको बोलते हैं लुगड़ी। इट इज एन अल्कोहलिक ड्रिंक, अल्कोहलिक बेवरेज, कहां से? फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। ऑलराइट, ये भी आपको याद रखना है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग टी वॉज द फर्स्ट प्रोडक्ट टू गेट जीआई टैग, ठीक है, दार्जिलिंग टी
पहला प्रोडक्ट था जिसको जीआई टैग मिला। ऑल राइट। एंड जो पहला वीडियो था उसमें हमने ये कहा था कि हलमन को जीआई टैग नहीं मिला, ठीक है। तो फिर लद्दाख की किस वैरायटी ऑफ एप्रिकॉट को जीआई टैग मिला था? रक्से कार्पो, ठीक है, रक्से कार्पो। इट इज अ वैरायटी ऑफ एप्रिकॉट कल्टिवेटेड इन लद्दाख एंड इसी रक्से कार्पो को जीआई टैग मिला, ठीक है। ये मैं आपको वहां पे बताना भूल गया था, ठीक है। रक्से कार्पो वैरायटी ऑफ एप्रिकॉट, इसको मिला है जीआई टैग, इसको मिला है जीआई टैग, ना कि हलमन को। हलमन को नहीं मिला है, रक्से कार्पो को जीआई टैग मिला है। एंड जम्मू एंड कश्मीर के 8 प्रोडक्ट्स को अभी तक जीआई टैग मिला हुआ है। वो कौन कौन से हैं? वो है पश्मीना, ठीक है, पेपर माशी, सेफ्रॉन, ठीक है, हैंड नॉटेड कार्पेट, सोजानी क्राफ्ट, ठीक है, कानी शॉल। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद खतमबंद एंड वॉलनट वुड कार्विंग, ठीक है। पेपर माशी, पश्मीना, सेफ्रॉन, हैंड नॉटेड कार्पेट, सोजनी क्राफ्ट, कानी शॉल, खतमबंद एंड वॉलनट वुड कार्विंग, ठीक है। पूरी दुनिया ने जिसको पागल करके रख दिया है, गुच्ची मशरूम, ठीक है। जीआई टैग हैज बीन सॉट फॉर दिस प्रोडक्ट, लेकिन इसको अभी जीआई टैग मिला नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ट्राइबल विंटर फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? पहला ट्राइबल विंटर फेस्टिवल किस डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया गया? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, बांडीपोरा इज द करेक्ट आंसर। ऑल राइट। एक और चीज मुझे यहां पे याद आ गई, पिछले साल या इसी साल, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन आसाम की एक अल्कोहलिक ड्रिंक थी जिसका नाम था जुडीमा, जिसका नाम था जुडीमा, ठीक है। ये भी एक तरह का, ठीक है, अल्कोहलिक ड्रिंक है, ये आसाम की है, इसको भी जीआई टैग मिला था। ये भी राइस से बनती है, ये भी राइस से बनती है, लेकिन ये आसाम की है जुडीमा, इसको जीआई टैग मिला था इस साल या पिछले साल, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, लेकिन इसको इतना श्योर है कि इसको जीआई टैग मिला था। ये आसाम से, ये आसाम का प्रोडक्ट है एंड इट इज एन अल्कोहलिक ड्रिंक, बनती है राइस से। इंडिया का पहला इंडिजीनियस बियॉन्ड विजुअल रेंज ईयर टू ईयर मिसाइल कौन सा है जिसको डीआरडीओ ने डेवलप किया है? इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस बियॉन्ड विजुअल रेंज ईयर टू ईयर मिसाइल कौन सा है जिसको डीआरडीओ ने डेवलप किया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अस्त्रा इज द राइट आंसर, ठीक है। अस्त्रा इंडिया का पहला इंडिजीनियस ईयर टू ईयर मिसाइल है। ऑल राइट। यहां पे मैं आपको काफी एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, वो क्या है? एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था जिसको स्टार्ट किसने किया था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। उस प्रोग्राम का नाम था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। ये अप्रूव किया गया था इन द ईयर 1983 एंड इट वाज कंप्लीटेड इन द ईयर 2012, ठीक है। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको स्टार्ट किसने किया था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है, जिनको बोलते हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ये प्रोग्राम अप्रूव हुआ था 1983 में एंड इट वाज कंप्लीटेड इन द ईयर 2012। इस प्रोग्राम में 5 मिसाइल बनाए गए थे। एक है पृथ्वी, अग्नि, ठीक है, त्रिशूल, नाग एंड आकाश। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग एंड आकाश। आप इसको कैसे कैसे याद करोगे? बिहार की कैपिटल क्या है? पटना, ठीक है, वही है यहां पे पटना। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। यानी कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में 5 मिसाइल बनाने हैं, उनका नाम है पटना। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग एंड आकाश। हो गया ना याद? अब पृथ्वी एंड अग्नि, ये है सरफेस टू सरफेस मिसाइल। पृथ्वी एंड अग्नि क्या है? सरफेस टू सरफेस मिसाइल, ठीक है। त्रिशूल एंड आकाश, ये क्या है? ये है सरफेस टू एयर मिसाइल। एंड नाग क्या है? नाग है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। एक बार फिर से, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर कितने मिसाइल बनाने हैं? 5। कितने बनाने थे? 5। पटना, ठीक है, शॉर्टकट क्या है? पटना। अब
पृथ्वी और अग्नि ये क्या है? ये है सरफेस टू सरफेस मिसाइल, ठीक है। त्रिशूल एंड आकाश ये क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल। एंड नाग क्या है? नाग है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ऑलराइट, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट बताना है, यानी कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। चलिए देखते हैं। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड बिहार डू नॉट हैव एनी कोस्ट लाइन। ये 4 स्टेट्स हैं और ये कह रहा है कि इन चारों स्टेट्स के पास कोस्ट लाइन नहीं है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सिक्किम शेयर्स बॉर्डर विद 3 कंट्रीज, ये स्टेटमेंट भी सही है। घबराइए मत, अभी हम मैप भी देखेंगे। कैन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट विल बेनिफिट उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड, ये स्टेटमेंट गलत है एंड यही हमारा आंसर है, ठीक है। चौथा ऑप्शन, सर क्रीक इज अ डिस्प्यूटेड एस्चुरी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये स्टेटमेंट भी सही है। चलिए मैप पे, पहला स्टेटमेंट था तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड बिहार इनके पास कोस्ट लाइन है ही नहीं। मैप देखिए, तेलंगाना के पास छत्तीसगढ़ नहीं, झारखंड बिल्कुल भी नहीं, बिहार बिल्कुल भी नहीं, यानी कि पहला स्टेटमेंट सही था। सिक्किम शेयर्स बॉर्डर विद 3 कंट्रीज, यहां पे आइए, यह है सिक्किम। ये किस किस कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है? चाइना, नेपाल, भूटान, ठीक है। चाइना यानी कि तिब्बत, नेपाल एंड भूटान, ठीक है, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा, कैन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट विल बेनिफिट उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि कैन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, ठीक है, इट विल बेनिफिट उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, इट विल बेनिफिट उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। एंड इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या होगा? इस प्रोजेक्ट में सरप्लस वाटर फ्रॉम केन विल बी ट्रांसफर टू बेतवा, सरप्लस वाटर फ्रॉम केन विल बी ट्रांसफर टू बेतवा। ऑल राइट, एंड cost of this project is 44,605 crores. 44,605 crores is the cost of Ken Betwa river linking project. इसमें क्या होगा? Surplus water from Ken will be transferred to Betwa and it will benefit उत्तर प्रदेश and मध्य प्रदेश। एक और इंपॉर्टेंट चीज, दिस प्रोजेक्ट passes through पन्ना टाइगर रिजर्व, ठीक है। दिस कैन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट passes through पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, ये आपको याद रखना है। एंड दिस कैन एंड बेतवा बोथ आर दी ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना, बोथ आर दी ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना। यमुना कहां से निकलती है? यमुना निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से। कहां पे? उत्तराखंड में। कहां पे? उत्तराखंड में। एंड ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, सर क्रीक इज अ डिस्प्यूटेड एस्चुरी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, यहां पे आइए, ये है गुजरात और पाकिस्तान का बॉर्डर, इसको मैंने यहां पे जूम किया है, ये देखिए, ये है सर क्रीक एंड इट इज अ टाइडल एस्चुरी डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। एस्चुरी मतलब यहाँ पे ये रिवर है, ये एक बड़ी वाटर बॉडी में यहाँ पे मिक्स हो जाता है, ठीक है, इस एरिया को बोलते हैं एस्चुरी। ऑलराइट, मोटा मोटा यही है। एक एशियन पाम ऑयल अलायंस बनाई गई, ठीक है। जो पाम ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं उन्होंने रिसेंटली एक अलायंस बनाई। आपको बताना है कि उस एशियन पाम ऑयल अलायंस में इन चारों में से कौन सा मेंबर नहीं है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भूटान इज नॉट अ मेंबर ऑफ एशियन पाम ऑयल अलायंस, ठीक है। इट इज एन अलायंस ऑफ पाम ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। सबसे ज्यादा दुनिया में पाम ऑयल इंडिया इंपोर्ट करता है, ठीक है। फिर एशियन पाम ऑयल अलायंस के मेंबर्स कौन हैं? एक है इंडिया, एक है पाकिस्तान, एक है नेपाल, एक है भूटान, एक है बांग्लादेश एंड एक है इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। एशियन पाम ऑयल अलायंस में कौन से 5 मेंबर हैं? इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। ऑलराइट, एंड इंडिया अपना सबसे ज्यादा पाम ऑयल कहां से इंपोर्ट करता है? इंडोनेशिया एंड मलेशिया से। कहां से? इंडोनेशिया एंड मलेशिया। द नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल बी इंक्रीज्ड फ्रॉम 107 टू 114। ये किस सेक्शन में लिखा हुआ है? जम्मू एंड कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है
उसमें जो नंबर ऑफ सीट्स हैं दे शैल बी इंक्रीज्ड फ्रॉम 107 to 114. दिस इज मेंशन्ड इन विच सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 60. ऑल राइट. एक डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया ऑन 6th of March 2020. ठीक है. एंड द चेयरमैन ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन वॉज रंजना प्रकाश देसाई. डिलिमिटेशन कमीशन वॉज फॉर्म्ड ऑन 6th of March 2020 एंड चेयरमैन ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन वॉज रंजना प्रकाश देसाई. ठीक है. इसने क्या रिकमेंडेशंस दी? पहली, जो जम्मू डिवीजन है वहां पे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, पहले थी 37. ठीक है. इसको बढ़ा के कर दिया 43, यानी कि 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज किसको दे दी? जम्मू डिवीजन को. ठीक है. पहले थी 37, अब बन गया 43 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज. कहां पे? जम्मू डिवीजन में. और जो कश्मीर डिवीजन है, कश्मीर डिवीजन में पहले थे 46 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड यहां पे एक दे दी एंड अब यहां पे कितनी है? 47 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज. ठीक है. दूसरा, डिलिमिटेशन कमीशन ने रेकमेंड किया कि आप 9 सीट्स को क्या कर दीजिए? रिजर्व कर दीजिए. किसके लिए? शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए. ठीक है. जिसमें से आप 6 जम्मू में रिजर्व करोगे एंड 3 कहां पे? कश्मीर डिवीजन में. ठीक है. 9 सीट्स आर टू बी रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, 3 इन जम्मू डिवीजन, 6 इन जम्मू डिवीजन एंड 3 इन कश्मीर डिवीजन. 6 इन जम्मू एंड जम्मू डिवीजन, 3 इन कश्मीर डिवीजन. एक और रिकमेंडेशन इस कमीशन की, वो क्या है? वो है कि जो जम्मू एंड कश्मीर है इसमें 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं. कौन कौन? एक है अनंतनाग, बारामुल्ला, श्रीनगर, उधमपुर एंड जम्मू. अनंतनाग, बारामुल्ला, श्रीनगर, उधमपुर एंड जम्मू, ये 5 लोकसभा सीट्स या पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं. इस कमीशन ने बोला कि आप हर किसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी या जो लोकसभा सीट है इनको आप 18 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज इनके अंडर कर दो. यानी कि इसके अंडर, अनंतनाग के अंडर 18 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, बारामुल्ला के अंडर 18, श्रीनगर 18, उधमपुर 18 एंड जम्मू 18. आप मल्टीप्लाई कीजिए. पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज या लोकसभा सीट्स कितनी है? 5. हर किसी सीट में 18 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज. जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा? 90. ठीक है. फिर 24 कहां गया? 24 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर. ठीक है. जिसको इंडिया क्या बुलाता है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर. एंड उसी के लिए 24 सीट्स रिजर्व्ड हैं. इसीलिए वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज. ऑल राइट. एक और रिकमेंडेशन इस कमीशन की, वो रिकमेंडेशन क्या है? 2 सीट्स टू बी रिजर्व्ड फॉर कश्मीरी माइग्रेंट्स. 2 सीट्स टू बी रिजर्व्ड फॉर कश्मीरी माइग्रेंट्स. एक और लास्ट, इसके बाद हम इस पे बात नहीं करेंगे. लास्ट ये है कि इस कमीशन ने बोला कि जो रीजनल डिस्पैरिटीज हैं, यानी कि जम्मू और कश्मीर डिवीजन के, इन 2 डिवीजन्स के बीच में जो फर्क है, रीजनल डिस्पैरिटी है, इसको हम खत्म करेंगे. कैसे? इनका ब्रिलियंट आइडिया. इन्होंने बोला कि अनंतनाग एंड जो पुंछ राजौरी एरिया है ना, इसको हम एक ही पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाएंगे, सो दैट हमारे पास एक नई पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी आएगी. उस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम होगा अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी. अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी. ठीक है. आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे. नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को फिर से रिवाइज कीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार चलाइए. आई एम श्योर आपको ये याद हो जाएगा. इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट. विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? पहला, दारोजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन तमिलनाडु. दूसरा, कैटाबॉलिज्म इज द सेकंड स्टेप इन द डिकम्पोजिशन प्रोसेस. तीसरा, cyanobacteria and diatoms are the primary producers in the food chains of oceans. चौथा, botanical gardens, cryopreservation, DNA banks and elephant reserves are the ex situ method of biodiversity conservation. पहला स्टेटमेंट गलत है, हमें ढूंढना है करेक्ट. दूसरा गलत, तीसरा बिल्कुल सही, चौथा गलत. थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं.
दारोजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन तमिलनाडु, ये गलत है। फिर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? ये है कर्नाटका में। कहाँ पे है? कर्नाटका में। एंड दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज इन न्यूज। क्यों? क्योंकि दुनिया में पहली बार वर्ल्ड स्लॉथ बेयर डे इसी साल 12 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड स्लॉथ बेयर डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 12 अक्टूबर। इट वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 12 अक्टूबर। ऑल राइट। और इंडिया की और एशिया की पहली स्लॉथ बेयर सेंचुरी कौन है? दारोजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एंड ये कहां पे लोकेटेड है? कर्नाटका में। ये कहां पे लोकेटेड है? कर्नाटका में। ऑल राइट, इसीलिए ये न्यूज में थी। दूसरा, कैटाबॉलिज्म इज द सेकंड स्टेप इन द डिकम्पोजिशन प्रोसेस। ये गलत है। फिर सही क्या है? डिकम्पोजिशन प्रोसेस में 5 स्टेप्स होते हैं। एक, पहला फ्रेगमेंटेशन, दूसरा लीचिंग, तीसरा कैटाबॉलिज्म, चौथा ह्यूमिफिकेशन एंड उसके बाद मिनरलाइजेशन। पहला स्टेप फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। दीज आर द 5 स्टेप्स इन डिकम्पोजिशन प्रोसेस। पहले होता है फ्रेगमेंटेशन, उसके बाद लीचिंग, फिर कैटाबॉलिज्म, फिर ह्यूमिफिकेशन एंड फिर मिनरलाइजेशन। ऑल राइट। ये जो साइनोबैक्टीरिया है इसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। इसको क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। एंड इट इज अ फोटो ऑटोट्रॉफ, दैट मीन्स इट प्रिपेयर्स इट्स ओन फूड। ऑल राइट। ये जो साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है, ये अपना खाना खुद बनाता है। इट इज अ फोटो ऑटोट्रॉफ। डायटम, इट इज ऑल्सो अ फोटो ऑटोट्रॉफ। एंड डायटम उसको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं डायटम उसको फ्लोटिंग एल्गी। इनको क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग एल्गी। ऑल राइट। एक फूड चेन आप याद कर लो। डायटम्स इनको कंज्यूम करते हैं क्रस्टेशियंस, एंड क्रस्टेशियंस को कंज्यूम करते हैं हेरिंग्स। डायटम्स कंज्यूम्ड बाय क्रस्टेशियंस एंड क्रस्टेशियंस आर कंज्यूम्ड बाय हेरिंग्स। ठीक है, ये फूड चेन आप सीधा याद कर लो। एक और इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है? आप ये भी याद रख सकते हो यहां पे कि स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड mycology. Study of fungus is called mycology. And study of algae की स्टडी को क्या बोलते हैं? algae की स्टडी को बोलते हैं फाइकोलॉजी। जो लास्ट वाला पॉइंट है, बॉटनिकल गार्डन, क्रायो प्रिजर्वेशन, डीएनए बैंक, एलिफेंट रिजर्व आर दी एक्स सिटू कंजर्वेशन मेथड्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये गलत है। तो फिर सही क्या है? सही है बॉटनिकल गार्डन्स, क्रायो प्रिजर्वेशन, डीएनए बैंक्स, सीड बैंक्स, ठीक है, जीन बैंक्स, ठीक है, ये या टिश्यू कल्चर। दीज आर द मेथड्स ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ऑल दीज आर एक्स सिटू कंजर्वेशन मेथड्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एंड नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व्स, एलिफेंट रिजर्व्स, ठीक है, या बायोस्फीयर रिजर्व्स, ऑल दीज आर in situ methods of conservation of biodiversity. All right. As per census 2011, what is the child sex ratio of Jammu and Kashmir? ठीक है, चाइल्ड सेक्स रेशियो ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बताना है एज पर सेंसस 2011। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 862 इज द करेक्ट आंसर। ये तो हो गया चाइल्ड सेक्स रेशियो। व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज पर सेंसस 2011? वो है 889। एंड पॉपुलेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज पर सेंसस 2011 इज 1.25 करोड़। पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 56 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। ऑल राइट। इंडिया का चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है? 919। इंडिया का चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है? 919 एज पर सेंसस 2011। एंड ओवरऑल सेक्स रेशियो कितना है? 940। ऑल राइट। इनकिलाब जिंदाबाद और लॉन्ग लिव द रेवोल्यूशन, ये जो स्लोगन है इसको किसने कॉइन किया था? ठीक है, इन द ईयर 1921 किस फ्रीडम फाइटर ने इनकिलाब जिंदाबाद का नारा दिया या स्लोगन पहले दिया? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, भगत सिंह। ठीक है, जिस दोस्त ने भगत सिंह मार्क किया है, ये लीजिए, दिस इज अ गिफ्ट। ठीक है,
क्राफ्टेड विद लव फॉर यू। क्यों? क्योंकि इनकलाब जिंदाबाद, और जिसकी मीनिंग होती है लॉन्ग लिव द रेवोल्यूशन, इट वॉज कॉइंड बाई उर्दू पोएट एंड फ्रीडम फाइटर जिसका नाम था हसरत मोहानी। ऑलराइट, अब ये इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह के साथ क्यों जुड़ता है? बिकॉज दिस गाय पॉपुलराइज्ड दिस स्लोगन। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद के स्लोगन को पॉपुलराइज किया, ठीक है। इसीलिए लोगों को लगता है कि ये स्लोगन पहले दिया किसने? भगत सिंह ने। व्हेन इन रियलिटी हसरत मोहानी, ही वॉज एन उर्दू पोएट एंड फ्रीडम फाइटर, ही कॉइंड द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद। ऑलराइट, राम प्रसाद बिस्मिल के साथ क्या जोड़ा जाता है? इनके साथ जोड़ा जाता है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। लेकिन वो पोएम इन्होंने नहीं लिखी थी। वो फिर किसने लिखी थी? वो लिखी थी बिस्मिल अजीमाबादी। हालांकि इनका नाम भी था राम प्रसाद बिस्मिल, लेकिन वो पोएम लिखी थी बिस्मिल अजीमाबादी। बिस्मिल अजीमाबादी, लेकिन उसको पॉपुलराइज किसने किया? राम प्रसाद बिस्मिल। ऑलराइट, एक और इंपॉर्टेंट चीज, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। ये लिखा था सर मोहम्मद इकबाल। सर मोहम्मद इकबाल। एंड सर मोहम्मद इकबाल को क्या बोलते थे? पोएट ऑफ द ईस्ट, ठीक है, शायर मशरिक, पोएट ऑफ द ईस्ट। ऑलराइट, आई होप ये सारी चीजें आपको याद हो गई होंगी। एक कंपनी है जिसका नाम है बावारियन नॉर्डिक, ठीक है। इसने पहला मोंकी पॉक्स वैक्सीन बनाया जिसका नाम है इमवानेक्स। जिसका क्या नाम है? इमवानेक्स। आपको बताना है इन शॉर्ट में, ये पूरा क्वेश्चन जो बहुत बड़ा है, इन शॉर्ट आपको ये बताना है कि बावारियन नॉर्डिक एक कंपनी है, इसने एक मोंकी पॉक्स का वैक्सीन बनाया जिसका नाम है इमवानेक्स। आपको बताना है कि ये बावारियन नॉर्डिक किस कंट्री की कंपनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क इज द राइट आंसर। डेनमार्क इज द राइट आंसर। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आप यहां पे याद रखोगे वो क्या है? वो ये है कि इंडिया की पहली जो लंपी स्किन डिजीज है ना, लंपी स्किन डिजीज के लिए, ये जो कैटल की डिजीज है, इसके लिए इंडिया ने पहली वैक्सीन बनाई। एंड उस वैक्सीन का क्या नाम है? उसका नाम है लंपी प्रोवाक इंड। लंपी प्रोवाक इंड, इट इज इंडियाज फर्स्ट लंपी स्किन वैक्सीन, ठीक है। लंपी प्रोवाक इंड इज अ वैक्सीन, इंडियाज फर्स्ट वैक्सीन फॉर लंपी स्किन। लंपी स्किन डिजीज किन के रिलेटेड है? कैटल के रिलेटेड। ऑलराइट, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, ठीक है। लेफ्ट साइड में 4 लेक्स दिए हुए हैं एंड राइट साइड पे 4 कंट्रीज। हमें देखना है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है। चलिए देखते हैं। लेक बालखाश कजाकिस्तान, पहला ही ऑप्शन सही है। इनको भी देखते हैं अब जो नीचे है। लेक सावा फ्रांस, गलत। लेक विक्टोरिया सूडान, गलत। एंड लेक फाग्यूबिन या फैगुबाइन, जो आपकी मर्जी, युगांडा, ये भी गलत। चलिए थोड़ा सा मैप देखते हैं। ये है कजाकिस्तान, ये है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की कैपिटल, बीच में अस्ताना का नाम बदल के कर दिया गया था नूर सुल्तान, लेकिन अभी नूर सुल्तान का नाम वापस बदल के क्या कर दिया गया? अस्ताना, ठीक है। इसीलिए कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? अस्ताना। ऑलराइट, कजाकिस्तान में एक लेक है जिसका नाम है लेक बालखाश। जिसका क्या नाम है? लेक बालखाश। एक और, ये है कजाकिस्तान एंड ये है उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पे एक लेक है। ऑल्दो इसका नाम है सी, बट इट इज अ लेक। इस सी का नाम है एरल सी, या इस लेक का नाम है एरल सी। एरल सी इज लोकेटेड एट द बॉर्डर ऑफ कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, एंड लेक बालखाश इज लोकेटेड इन कजाकिस्तान। ऑलराइट, यहां पे आइए। ये है अफ्रीका का मैप, ठीक है। ये है यहां पे एक कंट्री जिसका नाम है माली। अब मैं इसको यहां पे ला रहा हूं। ये है माली, ठीक है। लोकेशन आपने देख ली। अब इसमें इसको यहां पे ला रहा हूं। माली में एक लेक है जिसका नाम है लेक फाग्यूबाइन। लेक फाग्यूबाइन, ये लेक न्यूज में था। क्यों? बिकॉज दिस लेक इज ड्राइंग अप बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये लेक सूख रहा है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, एंड दैट्स व्हाई दिस लेक वाज इन न्यूज। लेक फाग्यूबाइन, इट इज इन माली, इट इज इन माली। ये भी अफ्रीका का मैप है। ये है केन्या।
ये है युगांडा एंड ये है तंजानिया। केनिया, युगांडा एंड तंजानिया, इन 3 कंट्रीज के बॉर्डर पे एक लेक है एंड इसका नाम है लेक विक्टोरिया। दैट मीन्स लेक विक्टोरिया इज लोकेटेड एट द बॉर्डर ऑफ युगांडा, केन्या एंड तंजानिया। युगांडा, केन्या एंड तंजानिया। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज इस मैप से, वो क्या है? इथियोपिया एक कंट्री है, वो यहां पे है। ठीक है। इथियोपिया में एक लेक है जिसका नाम है लेक ताना। लेक ताना। ठीक है। इथियोपिया में एक लेक है जिसका नाम है लेक ताना। यहां से निकलती है ब्लू नाइल। कौन सी रिवर निकलती है? ब्लू नाइल। ठीक है। और ये जो लेक विक्टोरिया है ना, लेक विक्टोरिया से निकलती है व्हाइट नाइल। ठीक है। लेक ताना इन इथियोपिया, यहां से निकलती है ब्लू नाइल, एंड लेक विक्टोरिया एट द बॉर्डर ऑफ युगांडा, केन्या एंड तंजानिया, यहां से निकलती है व्हाइट नाइल। दीज टू रिवर्स मीट इन सूडान। ये दो रिवर सूडान में मिलते हैं। ऑलमोस्ट जो सूडान की कैपिटल है ना, उसी के पास मिलते हैं। एंड देन दीज टू रिवर्स फॉर्म रिवर नाइल, एंड देन रिवर नाइल ड्रेन्स इनटू, ऊपर कौन सा सी है? मेडिटेरेनियन सी। ठीक है। मैंने बोला कि लेक ताना इन इथियोपिया, वहां से निकलता है ब्लू नाइल रिवर, एंड लेक विक्टोरिया लोकेटेड एट द बॉर्डर ऑफ केन्या, तंजानिया एंड युगांडा, वहां से निकलती है व्हाइट नाइल। दीज टू रिवर्स मीट इन सूडान एंड फॉर्म रिवर नाइल, and then river Nile drains into Mediterranean Sea. All right. And river Nile is the longest river in the world. All right. यहां पे आइए, ये है इराक। ठीक है। अब मैं इसको यहां पे ला रहा हूं। ठीक है। इराक के कहीं यहां पे, ठीक है, समवेयर हियर, यहां पे एक लेक है जिसका नाम है लेक सावा। दिस लेक वॉज ऑल्सो इन न्यूज। वाई? बिकॉज दिस लेक इज ऑल्सो ड्राइंग अप बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। ऑल राइट। यानी कि करेक्ट ऑर्डर क्या था फिर? करेक्ट ऑर्डर था लेक बालखाश, कहां पे है? कजाकिस्तान। लेक फाग्यूबिन कहां पे है? माली। ठीक है। लेक विक्टोरिया, इट इज लोकेटेड एट द बॉर्डर ऑफ युगांडा, केन्या एंड तंजानिया। उसके बाद क्या बचता है हमारे पास? लेक सावा। लेक सावा कहां पे है? इराक। कहां पे है? इराक। Bangladesh is the name of a village in Jammu and Kashmir. It is located in which of the following districts? 1979 में जब बांग्लादेश अपना वॉर लड़ रहा था विद पाकिस्तान फॉर इट्स लिबरेशन, ठीक है, तभी एक डिस्ट्रिक्ट में एक मतलब छोटी सी बस्ती थी, एंड दैट विलेज कॉट फायर। जो वहां पे लोग थे, उन्होंने अब जो भी उनकी अब थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी बच गई थी, दे माइग्रेटेड टू सम अदर प्लेस। ठीक है। और जब बांग्लादेश लिबरेट हो गया, इस विलेज ने भी अपना नाम क्या रख दिया? बांग्लादेश। ठीक है। ये एक बहुत शॉर्टली मैंने कंटेक्स्ट दिया इस इवेंट का। ठीक है। आपको अब सिंपल ये याद रखना है कि बांग्लादेश इज द नेम ऑफ ए विलेज इन जम्मू एंड कश्मीर, एंड दिस विलेज इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा। ठीक है। नाम इस बांग्लादेश क्यों था इसका? क्योंकि बांग्लादेश वॉज फाइटिंग लिबरेशन वॉर इन 1971, एंड इसी दौरान डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में एक विलेज था, दैट विलेज कॉट फायर, एंड जो वहां के लोग थे, दे माइग्रेटेड टू सम अदर प्लेस, और उन्होंने भी अपने नए विलेज का नाम क्या रख दिया? बांग्लादेश। ऑल राइट। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मैं आपको पहले थोड़ा सा समझा देता हूं। एक कंपनी है जिसका नाम है एल्स्टॉम। कंपनी का क्या नाम है? एल्स्टॉम। ठीक है। इस कंपनी को इंडियन गवर्नमेंट ने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया। कॉन्ट्रैक्ट कितने का? 25,000 करोड़ का। 25,000 का कॉन्ट्रैक्ट दिया एल्स्टॉम को इंडियन गवर्नमेंट ने। ठीक है। इसको क्या करना है? एल्स्टॉम कंपनी को 800 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स बनाने हैं। लोकोमोटिव मतलब रेल का इंजन। ठीक है। एल्स्टॉम कंपनी को 800 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स बनाने हैं, एंड हर किसी लोकोमोटिव का जो पावर होगा ना, वो होगा 12,000 हॉर्स पावर। 12,000 हॉर्स पावर, यानी कि 12,000 हॉर्स पावर वाले 800 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स मैन्युफैक्चर करने हैं। किसको? एल्स्टॉम को। ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट कितने का था? 25,000 करोड़। ठीक है। कितने सालों में बनाने हैं? 11 ईयर्स। ठीक है। और इस एल्स्टॉम कंपनी ने अपनी फैक्ट्री लगाई कहां पे? मधेपुरा में। मधेपुरा कहां पे? बिहार में। ऑलराइट। अब आपको यह बताना है इन शॉर्ट कि ये जो एल्स्टॉम है ना, ये किस कंट्री की कंपनी है। ऑलराइट। अभी मैं आपके लिए क्वेश्चन भी पढ़ देता हूं।
as part of rupees 25,000 crore order backed by Alstom in 2015. The company is to supply 800 e-locos of 12,000 horsepower each to the Indian Railways over a period of 100 years. Recently, the company rolled out its 100th electric locomotive manufactured at its Madhepura factory in Bihar. It is a dash company. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इट इज अ फ्रेंच कंपनी। एल्स्टॉम फ्रांस की कंपनी है, एल्स्टॉम फ्रांस की कंपनी है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, इंडिया ने 36, ठीक है, राफेल जेट्स खरीदे थे, ठीक है, इंडिया ने 36 राफेल जेट्स खरीदे थे, और जिस कंपनी ने ये राफेल जेट्स बनाए थे उसका नाम था डसॉल्ट एविएशन, डसॉल्ट डसॉल्ट एविएशन, डसॉल्ट एविएशन। एंड ये डसॉल्ट एविएशन भी फ्रांस की कंपनी है, ये डसॉल्ट एविएशन भी एक फ्रेंच एरोस्पेस कंपनी है। ऑलराइट, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, ठीक है, 4 स्टेटमेंट है एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। यूसुफ मेहराली ने कॉइन की टर्म क्विट इंडिया यानी कि भारत छोड़ो कब? क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे, ठीक है, विद महात्मा गांधी, एंड इन्होंने गांधी का साथ दिया था कब? क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे। दूसरा, स्वामी दयानंद सरस्वती वॉज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रिनेसेंस, ठीक है। तीसरा, मुगल एम्पर शाह आलम सेकंड गेव द टाइटल ऑफ राजा टू राम मोहन रॉय। एंड लास्ट स्टेटमेंट, द फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस ऑफ एम.के. गांधी आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया वॉज इन चंपारण सत्याग्रह। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है एंड यही हमारा आंसर है। क्यों? क्योंकि करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी थी। यूसुफ मेहराली ने कॉइन की टर्म क्विट इंडिया या भारत छोड़ो ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑलराइट। और क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे ही गांधी गेव द कॉल डू और डाई, गांधी गेव द कॉल डू और डाई, ऑलराइट। एंड क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड ऑन 8th of August 1942 आफ्टर जो क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन को गांधी ने बोला पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रैशिंग और फेलिंग बैंक, ठीक है। उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया ऑन 8th of August 1942। कहां से? गवालिया टैंक मैदान, जो कि है कहां पे? बॉम्बे में। गवालिया टैंक मैदान जो कि है बॉम्बे में, ऑलराइट। जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, ही स्टार्टेड आर्य समाज इन द ईयर 1875, यानी कि ही इज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। और कब फाउंड किया था? 1875 में। इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश। एंड स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने बोला, क्या बोला? इन्होंने बोला कि गो बैक टू वेदास, गो बैक टू वेदास। एक और इंपॉर्टेंट चीज, इन्होंने स्टार्ट की एक मूवमेंट जिसका नाम था शुद्धि मूवमेंट, ठीक है। इट वॉज अ प्यूरिफिकेशन सेरेमनी फॉर दोज हिंदूज हु हैड कन्वर्टेड टू अदर रिलीजन्स, ऑलराइट। अगर इनको फादर ऑफ इंडियन रिनेसेंस नहीं बोला जाता था तो फिर किनको बोला जाता था? राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय वॉज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रिनेसेंस, ठीक है। एंड राजा राम मोहन रॉय ही फाउंडेड ब्रह्मो समाज इन द ईयर 1828, ऑलराइट। एंड राजा राम मोहन रॉय ने बहुत काम किया है, किसके लिए? सती को हटाने के लिए, ठीक है। एंड विलियम बेंटिक ही अबॉलिश्ड सती सिस्टम इन द ईयर 1829, ठीक है। विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ही अबॉलिश्ड सती सिस्टम इन द ईयर 1829। लेकिन सती सिस्टम को हटाने के लिए राजा राम मोहन रॉय ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तीसरा स्टेटमेंट, मुगल एम्पर शाह आलम सेकंड गेव द टाइटल ऑफ राजा टू राम मोहन रॉय। यह स्टेटमेंट भी गलत है। क्यों? क्योंकि मुगल एम्पर अकबर सेकंड ही गेव द टाइटल ऑफ राजा टू राम मोहन रॉय, ऑलराइट। तो फिर ये शाह आलम कौन था? ही वॉज द फर्स्ट मुगल एम्पर टू बिकम पेंशनर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, पहला मुगल बादशाह जो ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन लेता था, ठीक है। फर्स्ट
Mughal emperor to become pensioner of East India Company. All right. After ये हार गए थे, कौन सा बैटल हारे थे? ये हारे थे बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। उसके बाद ही साइंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, और उसके बाद से ही इनको पेंशन मिलने लगा, हर मतलब एनुअली पेंशन मिलने लगा। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 26 लाख एनुअल पेंशन मिलने लगा इनको, ठीक है। फर्स्ट मुगल एम्परर टू बिकम ए पेंशनर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज शाह आलम सेकेंड। लास्ट, द फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस ऑफ एम के गांधी आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया वॉज इन चंपारण सत्याग्रह। ये स्टेटमेंट भी गलत है। क्यों? क्योंकि द फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस ऑफ एम के गांधी आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया was at the opening ceremony of बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन द ईयर 1916। ठीक है, गांधी आए थे इंडिया में ऑन 9th ऑफ जनवरी 1915। ठीक है, एंड 9th ऑफ जनवरी को इंडिया क्या सेलिब्रेट करता है? NRI डे, NRI डे, या इसको बोलते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस, NRI डे या प्रवासी भारतीय दिवस। एंड इट इज सेलिब्रेटेड एवरी 2 years, हर 2 साल बाद प्रवासी भारतीय दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन गांधी आए थे इंडिया 9th ऑफ फरवरी 1915, एंड ये जो इंडिपेंडेंस के लिए इंडिया लड़ रही थी, इसको एक नई डायरेक्शन मिली थी। ऑलराइट, लेकिन जो पहली पब्लिक अपीयरेंस है एम के गांधी की, इट वाज एट द ओपनिंग ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन द ईयर 1916। ऑलराइट, आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको याद हो गए होंगे, अभी तक समझ भी आए होंगे एंड याद भी हो गए होंगे। Which among the following is not correctly matched? Not correctly matched ढूंढना है। चलिए, यहां पे लेफ्ट साइड में है कोविड-19 के अलग अलग वेरिएंट्स, एंड यहां पे राइट साइड में है कंट्रीज जहां पे ये वेरिएंट पहले मिला था। ठीक है, अल्फा वेरिएंट यूनाइटेड किंगडम, ये बिल्कुल सही है। कप्पा एंड डेल्टा वेरिएंट्स इंडिया, ये भी सही है। डेल्टा क्रॉन साइप्रस, ये भी सही है। IHU वेरिएंट स्पेन, ये गलत है। ठीक है, ये आप याद रखिए। अल्फा वेरिएंट ये कहां पे मिला? यूके में, अभी हमने देखा। बीटा वेरिएंट कहां पे मिला? बीटा वेरिएंट मिला पहले साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। गैमा वेरिएंट मिला ब्राजील, गैमा वेरिएंट कहां पे मिला? पहले ब्राजील। ठीक है, कपा एंड डेल्टा अभी देखा इंडिया। ठीक है, कपा एंड डेल्टा, ठीक है, इन दोनों के वेरिएंट पहले कहां मिले? इंडिया में। ठीक है, उसके बाद ओमिक्रॉन, इसका वेरिएंट पहले मिला साउथ अफ्रीका। ठीक है, यानी कि बीटा एंड ओमिक्रॉन, बीटा एंड ओमिक्रॉन इन दोनों का वेरिएंट पहले कहां पे मिला? साउथ अफ्रीका में। उसके बाद डेल्टा क्रॉन साइप्रस, ये सही है। एंड IHU वेरिएंट, ये इसका पहले सैंपल कहां पे मिला? फ्रांस। ठीक है, एक बार फिर से, अल्फा वेरिएंट यूके, बीटा वेरिएंट साउथ अफ्रीका, गामा वेरिएंट ब्राजील, कपा एंड डेल्टा इंडिया, ओमिक्रॉन साउथ अफ्रीका, IHU वेरिएंट फ्रांस, एंड डेल्टा क्रॉन साइप्रस, डेल्टा क्रॉन साइप्रस। ऑल राइट, what is the name of the Europe's largest nuclear power plant which was recently damaged by Russian shelling? यूरोप का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसका आपको नाम बताना है, दैट वाज रिसेंटली डैमेज्ड बाय रशियन शेलिंग। ऑलराइट, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। इसको पढ़ते हैं ज़ैपोरिज़िया। क्या पढ़ते हैं? ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट। इट इज द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ यूरोप। ये कहां पे है? यूक्रेन में, एंड इट वाज रिसेंटली डैमेज्ड बाय रशियन शेलिंग। ये कहां पे लोकेटेड है? चलिए मैप देखते हैं। ये है यूक्रेन, ठीक है, ये है क्राइमिया, इसके बारे में भी हमने पढ़ा है। ये है मारियोपोल, इसके बारे में भी हमने ऑलरेडी पढ़ा है। ये है ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, यूक्रेन में 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट है। एक है ज़ैपोरिज़िया, एक है साउथ यूक्रेन, एक है खिमेलनिस्की, एंड एक है रिवनो। एक बार फिर से, ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट, साउथ यूक्रेन, खिमेलनिस्की एंड रिवनो। ज़ैपोरिज़िया, साउथ यूक्रेन, Khmelnytsky and Rivno. These are 4 nuclear power plants in Ukraine, and Zaporizhzhia
is the largest nuclear power plant of entire Europe. All right. Who among the following has won the men's single title at the US Open 2022? आपको बताना है कि मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता, कहां पे? यूएस ओपन 2022 में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, कार्लोस एल्कैरस। ठीक है। साल में चार ग्रैंड स्लैम होते हैं। साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एंड यूएस। ठीक है। जिस ऑर्डर में मैंने इनको लिखा है वही इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी होता है। यानी कि साल में पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, उसके बाद होता है विंबलडन एंड उसके बाद होता है यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच, विंबलडन एंड यूएस। ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है हार्ड कोर्ट पे एंड यूएस ओपन भी खेला जाता है हार्ड कोर्ट पे। विंबलडन खेला जाता है ग्रास कोर्ट पे एंड फ्रेंच ओपन खेला जाता है क्ले कोर्ट पे, लाल मिट्टी पे। ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट, विंबलडन ग्रास कोर्ट एंड यूएस ओपन हार्ड कोर्ट। ऑलराइट। अब हम इन 4 ग्रैंड स्लैम्स के विनर्स देखते हैं इस साल के। ये कॉलम हम बनाते हैं मेंस सिंगल एंड ये वाला विमेन्स सिंगल। ऑस्ट्रेलियन ओपन का मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता? राफेल नडाल। ठीक है। ये एक स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं। ठीक है। एंड विमेन्स सिंगल टाइटल जीता किसने? एशले बार्टी। ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है। फ्रेंच ओपन का मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता? फिर से राफेल नडाल। एंड विमेन्स सिंगल का टाइटल किसने जीता? ईगा स्वेटेक। ये पोलैंड की प्लेयर है। विमेन्स सिंगल विंबलडन ओपन किसने जीता? नोवाक जोकोविक। ठीक है। सर्बिया के प्लेयर हैं। एंड विमेन्स सिंगल टाइटल किसने जीता? एलिना रिबैकिना। ये कजाकिस्तान की पहली टेनिस प्लेयर है जिसने कोई ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता है। एंड लास्ट में बचता है यूएस ओपन। इसका मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता? अभी हमने देखा, कार्लोस एल्कैरस। एंड विमेन्स सिंगल टाइटल फिर से ईगा स्वेटेक। एक बार फिर से, ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता किसने? राफेल नडाल। विमेन्स सिंगल टाइटल एशले बार्टी। फ्रेंच ओपन राफेल नडाल, विमेन्स सिंगल टाइटल ईगा स्वेटेक। विंबलडन नोवाक जोकोविक एंड एलिना रिबाकिना। यूएस ओपन कार्लोस एल्कैरस एंड विमेन्स सिंगल टाइटल ईगा स्वेटेक। ऑलराइट। ये 4 ग्रैंड स्लैम आपको याद रखने हैं। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन वो क्या है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया? नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, संतोष कुमार यादव हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑलराइट। ये शिहान करुणातिलका कौन है? ये एक श्रीलंकन ऑथर है, एंड ही वॉन दी बुकर प्राइज 2022। किस बुक के लिए इनको मिला? इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा। ऑलराइट। इनको मिला बुकर प्राइज 2022। ही इज अ श्रीलंकन ऑथर एंड उन्होंने कौन सी बुक लिखी? 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा। एक और प्राइज वहां पे दिया जाता है, उसका नाम है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ठीक है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज ये दिया जाता है किसी ऐसी बुक को जो लिखी गई हो किसी और लैंग्वेज में लेकिन बाद में उसको ट्रांसलेट किया गया हो इंग्लिश में। यानी कि ये दिया जाता है किसी बुक को, वो लिखी होती है पहले किसी और लैंग्वेज में, ठीक है, लेकिन उसकी ट्रांसलेशन की गई होती है इंग्लिश में। ऑलराइट। इंटरनेशनल बुकर प्राइज इस साल मिला किसको? गीतांजलि श्री। शी इज एन इंडियन। गीतांजलि श्री, शी इज एन इंडियन। एंड जिस बुक के लिए इनको मिला उस बुक का नाम है टूम्ब ऑफ सैंड। हिंदी में इसका नाम था रेत की समाधि। एंड जो इसके ट्रांसलेटर हैं उनका नाम है डेजी रॉकवेल। और जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज में प्राइज मनी होता है ना, वो इन दोनों यानी कि ऑथर एंड ट्रांसलेटर इन दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ऑलराइट।
दिलीप असबे, ये कौन है? ही इज द एमडी एंड सीईओ ऑफ नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई के एमडी एंड सीईओ हैं दिलीप असबे। एनपीसीआई क्या है? जो आप यूपीआई यूज करते हो ना, या भीम ऐप यूज करते हो, या आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, या चेक ट्रंकेशन सिस्टम सीटीएस, वो सारे इसी एनपीसीआई के प्रोडक्ट्स हैं। ऑल राइट, ये बनी थी एनपीसीआई इन द ईयर 2008 एंड एनपीसीआई के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? मैं खुद भूल गया, आई थिंक न्यू दिल्ली में है। ऑल राइट, ये कौन है? एन चंद्रशेखरन कौन है? एन चंद्रशेखरन है टाटा सन्स के चेयरमैन। टाटा सन्स, चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स। टाटा सन्स जो भी टाटा की कंपनीज है ना, सब्सिडरी कंपनीज, मतलब जो होली ओन सब्सिडरीज हैं टाटा सन्स की, ठीक है, उन सारी कंपनीज के चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन। एन चंद्रशेखरन। ऑल राइट, एक और चीज मुझे यहां पे याद आ गई, जो आरबीआई है ना, आरबीआई के पास दो पेमेंट सिस्टम है। एक है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस एंड दूसरा है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। जैसे यूपीआई है ना प्रोडक्ट किसका? एनपीसीआई का, ठीक है, या भीम एप्लीकेशन है एनपीसीआई की, वैसे ही आरबीआई के दो पेमेंट सिस्टम है। एक है आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट एंड एक है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जिसको हम बोलते हैं नेफ्ट। ऑल राइट, आई होप आपने ये सेशन काफ़ी एंजॉय किया होगा एंड आपको काफ़ी मज़ा भी आया होगा एंड सीखने को भी काफ़ी कुछ नया मिला होगा। ऑल राइट, टेक केयर दोस्तों, एंड आई होप टू सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।